अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद प्रोफेसर अजीम के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और बेसिकली ये चैप्टर 2 का पहला लेक्चर है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का। इस चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करना है। आप जानते हैं, पहले से भी आप लोग जानते हैं कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। रीजन ये है कि जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है तो वो एस पर एंड होती है। डेफिनेशन भी यही है, द एलिमेंट्स इन विच एस ऑर्बिटल आर बीइंग फिल्ड आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जब भी हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एस पर खत्म होगी, इसलिए इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये भी आप लोग जान चुके हैं कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A को इस फैमिली में रखा गया है और हम ये भी जानते हैं ग्रुप 1A को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। हाउएवर, ये भी आपने जहन में रखना है कि अगरचे हाइड्रोजन भी ग्रुप 1A में शामिल है लेकिन वो अल्कली मेटल्स का मेंबर नहीं है। पिछले चैप्टर के आखिरी लेक्चर में हम इस बात को स्टडी कर चुके हैं कि हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स पर सिर्फ इसलिए रखा गया है बिकॉज इट हैज एटॉमिक नंबर 1। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर वगैरह इससे एग्जैक्टली मैच नहीं करती हैं। अल्कली मेटल्स क्या होती हैं पहले भी हम जानते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं इसमें? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये वो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 1A के मेंबर हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ रेड से हाइड्रोजन भी लिखा हुआ है। ये हाइड्रोजन सिर्फ इसलिए लिखा गया है यहाँ पर बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 1 है। यहाँ पर आप देखें Z आप लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर को कहा जाता है। इट मींस यहाँ पर मैंने इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखे हैं 1, 3, 11, 19, 37, 55 and 87. These are the atomic number of these elements. ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि मैं इससे पहले एक लेक्चर में इस तमाम पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ग्रुप्स के नेम कैसे याद रखने हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स कैसे याद रखने हैं, कौन सा ग्रुप कहां पर आता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्टेस्ट वे में याद रखने का क्या मेथड है। सारी बातें मैं एक सेपरेट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपने उस लेक्चर को सुनना है इंशाल्लाह। कभी आपको पीरियोडिक टेबल को रट्टा लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, कभी एटॉमिक नंबर को रट्टा लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। यहां पर मैं एक दफा दोहरा देता हूं दोबारा से कि ये एटॉमिक नंबर कैसे आए। यहां पर पहले आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are the period numbers. ये पीरियड नंबर्स हैं। इट मींस हाइड्रोजन पहले पीरियड का मेंबर है, लिथियम दूसरे का, सोडियम तीसरे का एंड सो ऑन। एटॉमिक नंबर को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। दूसरे और तीसरे पीरियड के एटॉमिक नंबर के दरमियान हमेशा 8-8 का गैप होता है। पहले और दूसरे के दरमियान हमेशा 2 का गैप होता है। तो आपने गैप किस तरह से याद रखना है? 2, 8, 8, 18, अगेन 18 एंड 32। यू कैन सी दैट पहले और दूसरे पीरियड के एटॉमिक नंबर में 2 का गैप है, उसके बाद 8 का गैप है, फिर 8 का गैप है, फिर 18 का गैप है, फिर 18 का और फिर 32 का। इट मींस अगर आपको किसी भी ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो तो आप इजीली बाकी सब के एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ना सिर्फ उस ग्रुप के बल्कि उसके साथ वालों के भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। इसकी मिसाल हम यहां देखते हैं। यहां पर आप देखें सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। आप देख सकते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। लिथियम के बाद अगला एलिमेंट बेरिलियम होता है और आप देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर 4 है। मेथड यहां पर भी वही है, 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 और 18 38, 38 और 18 56 हो गए।
एंड इसमें जब 32 ऐड करेंगे तो 88 हो गया। तो आपको सिर्फ पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, बाकी सब के आप बहुत ही आसानी से इस मेथड से मालूम कर सकते हैं। ये 2, 8, 8, 18, 32 कहां से आ गए, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने स्पेशल लेक्चर में, दोबारा से बता देता हूं। सेकंड पीरियड में हम जानते हैं 8 एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब है कि इसके बाद इसकी बारी 8 एलिमेंट के बाद आएगी। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 by 1 इंक्रीज होता है, सो इजीली इसमें 8 ऐड करेंगे तो अगले का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। हम जानते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, देन उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर उसके बाद यहां से देखिए 18 एलिमेंट्स का गैप आ गया, अगेन यहां पर 18 एलिमेंट्स का गैप आ गया, यहां से यहां भी 18 का गैप है, और यहां से यहां भी आप देख सकते हैं कि 18 का गैप है। और उसके बाद सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड आप जानते हैं उनमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, सो हियर इज द गैप ऑफ 32। तो इसीलिए इसको याद रखना बहुत आसान है। अब हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। अल्कली मेटल्स का लफ्ज आया कहां से? अल्कली का लफ्ज असल में एक अरेबिक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है एशेज यानी के राख। होता यूं था कि इन द वेरी बिगिनिंग जो अरब होते थे वो कुछ पौधों को जलाते थे और उनसे पैदा होने वाली राख को वाटर में डिजोल्व करके उससे कपड़े धोने का काम लेते थे। तो उन बाद में पता चला कि उनकी राख में ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो जलने पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब ये ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होते हैं तो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो हाइड्रोक्साइड सोप का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं सोडियम है, अगर हम ये ऑक्सीजन से एक्ट करती है तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगी, एंड ये सोडियम ऑक्साइड जब वाटर में डिजोल्व होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये सोप का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। आज भी जो सोप बनाया जाता है, किसी भी तरह का सोप है, उसमें ये लाजमी तौर पर मौजूद होता है। तो एशेज राख को कहते हैं, इनके राख को हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते थे, इसलिए नाम रख दिया गया अल्कली मेटल्स। एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेरी रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही ये ओपन एयर में आते हैं, एयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाना शुरू कर देते हैं, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, विजिबल होता है। आप यहां पर रखते हैं इसको, आपको वाज़ेह तौर पर रिएक्शन होता हुआ नजर आएगा। हत्ता के पोटाशियम इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, इट कैन काज फायर ऑन आइस इवन एट -100 डिग्री सेल्सियस। सोडियम को पानी में डाला जाए तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देती है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हाइड्रोजन को आग लग जाती है। रिएक्शन आपके सामने मौजूद है। सोडियम जैसे ही वाटर में ऐड की जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक है कि इस प्रोड्यूस होने वाली हीट को आग लग जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम पानी में आग लगा देती है। बट पोटाशियम को अगर आप देखें तो पोटाशियम इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि इवन आइस में भी ऐसा ही रिएक्शन करके इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि आइस में भी आग लग जाती है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आप यूं समझ लें कि अगर हमारे पास एक बाउल हो शीशे का जिसमें आइस पड़ी है, अगर हम उसमें थोड़ी सी पोटाशियम रख दें तो इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन पैदा होगा, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि उसको आग लग जाएगी और जो बाउल होगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स। इनकी एक बड़ी प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हैं इन द होल पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सो रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, दैट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। हम जानते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो ऐसी चीज, ऐसा एजेंट, ऐसा एलिमेंट, ऐसा सब्सटेंस जो इन तीनों में से कोई भी काम कर दे वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अल्कली मेटल्स हैव very high dense capacity
टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने की बहुत ज्यादा सलाहियत होती है बिकॉज एक तो इनके वैलेंस शेल में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरी बात यह है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। रीजन मैंने यहां भी लिखी हुई है। पहली रीजन क्या है, दे हैव ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दूसरी रीजन है वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इनकी मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जॉल पर मोल है और मिनिमम 376 किलो जॉल पर मोल है। अगर हम लिथियम से सीजियम की तरफ आते हैं, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जॉल पर मोल है, आप जानते हैं। सोडियम की 496 किलो जॉल पर मोल है, ये भी आप जानते हैं। पोटेशियम की होती है 419, सीजियम और रुबिडियम की होती है 403 एंड सीजियम की होती है 376। तो ड्यू टू वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज वेरी इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। जब ये बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इट मींस बहुत आसानी से किसी दूसरे को डोनेट भी करेंगे। ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया, ऐसा नहीं होता। दे ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सम अदर एलिमेंट। तो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल कर जब किसी दूसरे को देते हैं तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने की दो रीजन है, दे हैव ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे हैव वेरी लो वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके अलावा एक और अहम बात है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में ये अबंडेंट अमाउंट में पाई जाती है, काफी ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। दे एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटी इन अवर अर्थ क्रस्ट। सोडियम भी 2.4% है, पोटेशियम भी 2.4% है, यानी हमारे अर्थ क्रस्ट में सोडियम का शेयर भी 2.4% है और पोटेशियम का शेयर भी 2.4% है। ताहम ये बात ज़हन में रखेंगे कि दीज आर वेरी 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 रिएक्टिव एलिमेंट्स, दे नेवर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कभी भी हमें ये इस फॉर्म में या इस फॉर्म में नहीं मिलेंगी। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, और अक्सर वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, या 2-3 और एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। दे हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है बिकॉज इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। जब आसानी से रिमूव करते हैं तो दे फॉर्म मोनो पॉजिटिव आयन, वो मोनो पॉजिटिव आयन भी बना देते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे आते हैं अब हम। These are the elements of group 2A। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं? ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। They also produce alkalis in water। ये भी वाटर में अल्कली प्रोड्यूस करते हैं। However, their alkalis are less strong than the alkali metals। ग्रुप 1A की निस्बत इनके बनाए हुए कंपाउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होते, यानी अल्कली मेटल्स के निस्बत लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। They also strong reducing agents because they have 2 electrons and they can easily remove their both electrons। चूंकि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, so they show +2 oxidation state and they form dipositive ion भी बनाते हैं। They exist as aluminosilicates। एल्यूमिनोसिलिकेट्स की शक्ल में पाए जाते हैं। इट मींस एल्यूमिनियम और सिलिकेट्स के कंपाउंड की शक्ल में पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं। दे एग्जिस्ट एज हैलाइड्स, और हैलाइड्स की फॉर्म में ये अर्थ क्रस्ट में भी होते हैं। स्पेशली सी वाटर में ये लाजमी पाए जाते हैं, मैग्नीशियम हैलाइड, कैल्शियम हैलाइड एंड सो ऑन। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, जैसे मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल का इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। आप लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मैग्नीशियम के बगैर कंप्लीट नहीं होता है। इसके अलावा इनके बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। दे आर यूज्ड एज मिनरल्स, दे आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, दे आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर। फॉर एग्जांपल कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम फॉस्फेट है, ये मिनरल की शक्ल में पाए जाते हैं एंड दे आर मेनली यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। इसके बाद आखिरी एलिमेंट है रेडियम। रेडियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और रेडियोएक्टिव होने की वजह से, नेचुरल रेडियोएक्टिव होने की वजह से इट हैज मेनी एप्लीकेशंस। इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा बहुत सारी वॉचेस होती हैं जो रात के वक्त चमकती हैं, रिस्ट वॉच, जिनमें रात के वक्त हमें टाइम बहुत आसानी से नजर आता है।
जो हाई क्वालिटी वॉचेस होती हैं उनमें रेडियम के पीसेस लगाए जाते हैं, लो क्वालिटी वॉचेस में फास्फोरस के पीसेस लगाए जाते हैं और हाई क्वालिटी वॉचेस में रेडियम के पीसेस लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ तस्बीहात होती हैं वो भी रात को चमकती हैं, उनमें फास्फोरस होती है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो दिन के वक्त लाइट एब्जॉर्ब करती रहेंगी और रात को उस लाइट को एमिट करेंगी, जिसकी वजह से हमें चमकते हुए नजर आएंगे। ये होता है फास्फोरस। आपने देखा होगा हमारे घरों में कुछ बिजली के बटन होते हैं वो भी रात को चमकते हैं, उनके बिहाइंड भी यही फिनोमिना होता है कि उनमें फास्फोरस होती है। डे टाइम में वो लाइट एब्जॉर्ब करते रहते हैं और रात को वो उसको एमिट करके चमकते नजर आते हैं। बट रेडियम जो है उसने लाइट एमिट करनी है, एब्जॉर्ब करने की जरूरत उसको नहीं है, क्योंकि उसकी अपने अंदर से न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो जो हाई क्वालिटी रिस्ट वॉचेस होती हैं या दूसरी वॉच हो सकती है, उनमें डायल रेडियम का होता है ताकि हर तरह के हालात में वो मुसलसल चमकता रहे। इसके अलावा रेडियम को हम रेडियोथेरेपी में भी इस्तेमाल करते हैं, कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने में भी इस्तेमाल करते हैं, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनके कुछ यूजेस थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अल्कली मेटल्स के भी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी। इसके बाद हमने यही चीज दोबारा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। स्पेशल लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि इनको याद कैसे करना है, तो आप उस स्पेशल लेक्चर को गौर से सुने। उसमें आपको इंतहाई ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करना है, और आप हैरान रह जाएंगे कि आपको रट्टा लगाने की जरूरत बिल्कुल पेश नहीं आएगी। एटॉमिक नंबर आपके सामने आ गए। कुछ कंपाउंड है जिनके मैंने फार्मूले लिखे हैं, अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे तो आपको इनके टेबल के फॉर्म में बहुत सारे फार्मूले नजर आएंगे, आपने वो सारे के सारे याद करने हैं। फॉर एग्जांपल स्पोडामीन है, लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये आप देख सकते हैं कि लिथियम का कंपाउंड है, इसको हम लिथियम एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैलाइट कहा जाता है, रॉक साल्ट कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड बहुत ही मशहूर और मारूफ कंपाउंड है। कार्नेलाइट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, हेक्साहाइड्रेट। आपने देखा इसमें से हमें दो चीजें मिलती हैं, पोटेशियम भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है। बेरिलियम का कंपाउंड है, डोलोमाइट, मैग्नीशियम और कैल्शियम का कंपाउंड है, MgCO3.CaCO3। ये ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सा कंपाउंड होता है, इसके दाने दाने होते हैं छोटे छोटे। ये कुछ एलिमेंट्स के मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं कि वो अर्थ क्रस्ट में इस तरह से पाए जाते हैं। आपकी बुक में और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सो आपको इन सब को याद करना है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपने इसको समझा होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, आप इजीली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।